ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2024 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 36 से 60 तक। क्योंकि गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक डिटेल डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में, और ये रहेगा पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 36 से 60 तक। ओके गाइस, तो 36 क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है कि व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ एलएम कर्व इन द इंटरेस्ट रेट इनकम प्लान इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, पॉजिटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। गाइस हमें पता है ना कि एलएम कर्व क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है किसके बीच में, इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट गाइज ये स्लोप पॉजिटिवली जो है ना, ये तभी वैलिड होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडोजिनसली गिवन होगा। इंडोजिनसली का मतलब कि वो मॉडल में विद इन डिफाइन है, बट यहाँ पे गिवन है कि भाई ये एक्सोजिनस होना चाहिए, देन उस कंडीशन में स्लोप ऑफ एलएम कर्व क्या होगा। एक्सोजेनियसली का मतलब गाइज ये होता है कि चाहे आपका इनकम इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई सा भी चेंज नहीं आएगा, मतलब वो फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब लाइक दिस, ठीक है, चाहे हमारा इनकम इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर मैं इसके डिफिनेशन में मूव करूं, एलएम कर्व गाइस हमें पता है कि जो रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट्स, और ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में, ताकि हमारा मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल रहे। अगर इंटरेस्ट रेट एक्सोजेनियसली डिटरमाइन किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा चाहे हमारा इनकम कितना भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में गाइस एलएम कर्व को हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये गाइस पॉजिटिवली जो पढ़े हो ना, ये तभी वैलिड है जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडोजिनस फैक्टर होना चाहिए, इंडोजिनसली डिफाइन होना चाहिए। बट क्वेश्चन में आपको एक्सोजेनियसली गिवन है, तो उस कंडीशन में गाइस आपका एलएम कर्व बन जाएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल, सिंपल। ठीक है, इसको गाइस एक बार रीड कर लेना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 आपको यहाँ पे गिवन है कि व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ लेबर सप्लाई कर्व इफ देयर इज अ लार्ज स्केल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इफ वेज रेट इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो ये आपका है वेज रेट, और एक्स एक्सिस में आपका है लेबर सप्लाई। गाइस लेबर सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा। हाउस होल्ड क्या सोचता है कि भाई जितना ज्यादा वेज रेट रहेगा उतना ज्यादा हम लेबर सप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लेबर सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली होता है। ठीक है, पॉजिटिवली होता है, जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा लेबर सप्लाई भी इंक्रीज होगा। तो ये गाइस यूजुअल केस है, जब उस इकोनॉमी में सारे लोग एम्प्लॉयड होगा तब हमारा ये कर्व होगा। बट क्वेश्चन में गाइस आपको पूछा गया कि अगर उस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो, देन उस कंडीशन में हमारा स्लोप ऑफ लेबर सप्लाई कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिवली स्लोप या फिर नेगेटिवली स्लोप। तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, ओके तो इसका मतलब ये है कि मैनी वर्कर्स विलिंग टू वर्क एट द करंट वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड जॉब। भाई लोग तो तैयार है जॉब को करने के लिए उस करंट वेज में भी, बट उसे काम ही नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि भाई वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो गाइज अगर मैनी वर्कर्स आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड, देन उस कंडीशन में अगर वेज इंक्रीज भी होगी ना, इट डज नॉट इमीडिएटली इंक्रीज द लेबर सप्लाई बिकॉज दे आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड वर्कर अवेलेबल। So as a result guys, labor supply remain unchanged regardless of change in the wage rate, making the labor supply curve horizontal. Okay, तो guys horizontal labor supply curve का मतलब है कि wage can change but labor does not immediately increase due to the involuntary unemployment. ठीक है guys,
हमें पता है कि लेबर सप्लाई कर्व गाइज हम लोग इस तरह से इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइज ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व और ये आपका हो गया बजट लाइन और ये आपका हो गया वेज रेट W/P और ये आपका हो गया लीजर। तो गाइज जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे लीजर कम होगा। तो जब लीजर कम होगा तो वर्किंग आवर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो है वर्किंग आवर्स भी इंक्रीज होता है। तो यही मेरा बन जाता है लेबर सप्लाई कर्व। बट गाइस हमें पता है ना कि एक पॉइंट पे जाके वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम इस केस को अभी एज्यूम नहीं कर रहे, हम सही पर सिर्फ पॉजिटिवली को अभी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ गाइस कि अगर इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो भाई लोगों को काम नहीं मिल रहा है और लोग तैयार हैं उस करंट वेज पे काम करने के लिए। तो लेट्स से कि भाई अभी जो करंट वेज है वो 20 रुपीज है पर डे, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयड है लेट्स से कि भाई 1 मिलियन लोग हैं। तो जैसे ही गाइस वेज रेट इंक्रीज होगा लेट्स से 50 रुपीज तक, तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है ना तो पहले वो इस पोजीशन को फिल करेगा। तो वेज रेट चेंज हुआ ना, बट यही तो गाइस ये तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो वही चीज है, ओके। तो ये हमारा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। गाइस आप खुद सोचो ना कि किसी भी इकोनॉमी में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और जैसे ही वेज रेट इंक्रीज होगा तो भाई पहले वो इस पोजीशन को फिल करेगा, ये डायरेक्ट इस पोजीशन में नहीं आएगा क्योंकि भाई वहां पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। जो भी करंट वेज है गाइस वो काम करने के लिए तैयार है, तो पहले इस पोजीशन को फिल करेगा फिर देन गाइस वो इसमें जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। इसको एक बार गाइस रीड कर लेना, यू विल गेट द आइडिया, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपको गिवन है कि टैक्स हॉलिडे एंड कैश ग्रांट्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, टेरिफ, सब्सिडी, कोटास या फिर डिस्काउंट। तो गाइस जो टैक्स हॉलिडे और जो कैश ग्रांट्स है ये गवर्नमेंट इंसेंटिव है जो कि बिजनेसमैन को दिया जाता है ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ओके। और गाइस ये जो इंसेंटिव है चाहे वो टैक्स के फॉर्म में दिया जाए या फिर डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे दिया जाता है ताकि गाइस वो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सके। और जब कॉस्ट कम होगा तो गाइस प्राइस भी कम होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टैक्स हॉलिडे और जो कैश ग्रांट्स है गाइस ये एक प्रकार का सब्सिडी है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सब्सिडी। गाइस टैरिफ तो नहीं होगा क्योंकि टैरिफ गाइस इंपोर्ट पे यूज होता है, सो दिस इज नॉट रेलिवेंट हियर। सिमिलरली कोटास गाइड ये भी आपका इंपोर्ट्स पे लगता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ क्वांटिटीज को करने के लिए, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। एंड सिमिलरली डिस्काउंट, ओके। तो ये आपका बन जाएगा सब्सिडीज क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये हमारा बन जाएगा सब्सिडी, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आपको गिवन है कि what would happen to the rate of interest in new equilibrium if the money supply rises in the Mundell-Fleming model under the flexible exchange rate, absolutely free capital mobility if the international rate of interest remain the same. Then उस कंडीशन में क्या होगा, it will rise, it will fall, it would either rise or fall या फिर remain constant, ठीक है। तो गाइस जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमारा एलएम कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा राइटवर्ड। और जैसे ही गाइस एलएम कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड वैसे क्या हो जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, हाँ इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। और गाइस जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटेगा तो कैपिटल आउटफ्लो होगा, ओके। कैपिटल आउटफ्लो का मतलब कि गाइस आप खुद सोचो ना, आप इस पोजीशन में थे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे था, तो जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो आप इस पॉइंट पे मूव कर गए तो इंटरेस्ट रेट घट गया, मतलब कि भाई आपके इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर था अब तो गाइज वो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेगा नहीं क्योंकि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है। तो जो भी उसकी कैपिटल है गाइज वो अब आपके कंट्री से वो बाहर निकाल देगा,
तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई कैपिटल आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो वही चीज है, कैपिटल आउटफ्लो होगा। सो इफ द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फॉल बिलो द इंटरनेशनल रेट देन द इन्वेस्टर मूव्स देयर कैपिटल अब्रॉड। और गाइस जब ये कैपिटल को मूव करेगा तो जो भी इंडियन रूपी है उसको कन्वर्ट करेगा डॉलर में, तो इंडियन रूपी का गाइस सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और किसी भी चीज़ का गाइस अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे कंट्री हमारे करेंसी का क्या होगा, डिप्रिशिएट होगा, तो करेंसी डिप्रिसिएशन होगा। और गाइस जैसे ही करेंसी डिप्रिशिएट होगा तो हमारे लिए एक्सपोर्ट जो है फेवर में आ जाएगा और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट गाइस चीपर हो जाएगा और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और गाइस एक्सपोर्ट किसका पार्ट है, आईएस कर्व का पार्ट है, तो आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में गाइस आईएस कर्व आपका मूव कर जाएगा इस पोजीशन में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस सेम रहेगा, ठीक है, और हमारा इनकम बढ़ जाएगा बट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एज अर्लियर, सो इट वुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, क्योंकि गाइस ये ओपन इकोनॉमी है ना, ओपन इकोनॉमी है, और यहाँ पे फ्री कैपिटल मोबिलिटी है, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है, फ्लैक्सिबल है। तो जब आप इस पॉइंट पे थे तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जैसे ही आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया एलएम कर्व शिफ्ट हुआ, एलएम कर्व शिफ्ट होने के कारण इंटरेस्ट रेट घटा, और इंटरेस्ट रेट गाइस जैसे ही घटा जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे अब वो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो कैपिटल आउटफ्लो होगा। जब कैपिटल आउटफ्लो होगा तो भाई हमारी करेंसी का डिप्रिसिएशन होगा, और गाइस हमें पता है कि भाई डिप्रिसिएशन जो है एक्सपोर्ट को फेवर करता है, तो भाई एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। एक्सपोर्ट किसका पार्ट है, आईएस कर्व का पार्ट है, तो आईएस कर्व गाइस शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो कि इट वुड रिमेन सेम रहा ना, ठीक है, सेम रहा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इट वुड रिमेन द सेम। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 आपको यहाँ पे गिवन है कि इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया बी 10% per annum and if the exchange rate becomes 88 per US dollar from 80 per US dollar in 1 year, what would be the expected amount of profit in terms of US dollar from an investment project of 100 million US dollar in India from the point of view of an investors from the USA? 0, 10 मिलियन या फिर 80 मिलियन या फिर 88 मिलियन, ठीक है, फाइन। तो गाइस पहले जो गिवन कंडीशन है ना, पहले मैं उस चीजों को लिखता हूं, ठीक है, फाइन। गाइस यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% पर एनम। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। ओके, और गाइस जो इनिशियल एक्सचेंज रेट है कितना है, 80 रुपीज पर यूएसडी, सो दैट इज इनिशियल एक्सचेंज रेट, ₹80 पर यूएसडी। ओके, और गाइस जो न्यू एक्सचेंज रेट है कितना है, 88 है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। ओके, so final or the new exchange rate after 1 year that becomes 88 पर USD, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है गाइस कितना का है, 100 मिलियन USD में है, तो जो इन्वेस्टमेंट है कितने का है, 100 मिलियन USD, ठीक है। तो गाइज ये आपको कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, और आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर में कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो गाइज आपने कितना का इन्वेस्टमेंट किया, 100 मिलियन USD, ये USD में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले इंडियन रूपी में विथ इनिशियल एक्सचेंज रेट। ओके, विथ इनिशियल एक्सचेंज रेट, तो इन्वेस्टमेंट इन INR,
ठीक है। तो गाइस 100 मिलियन, तो ये बन जाएगा 100 इंटू एक्सचेंज रेट कितना है 80, तो इंटू कर देंगे 80 से, तो ये हमारा बन जाएगा 8,000 मिलियन INR, 8,000 मिलियन INR। ठीक है, फाइन। अब गाइस ये टोटल अमाउंट कितना होगा आफ्टर 1 ईयर? टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 8,000 मिलियन, और उस पर आपको कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है? 10%। 10% का मतलब 1.1, तो 1.1 इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये हमारा बन जाएगा कितना? 8800 मिलियन INR। ठीक है। तो गाइस आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 100 मिलियन USD, ये USD में था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इंडियन रूपी में, तो एक्सचेंज रेट के साथ गाइस इनटू कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 8,000 मिलियन INR। अब आफ्टर 1 ईयर गाइस आपका जो टोटल अमाउंट होगा दैट इज 8800 मिलियन INR। ठीक है। तो गाइस इसको हम अगेन कन्वर्ट करते हैं फाइनल USD वैल्यू में। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे फाइनल USD वैल्यू इक्वल टू 8800 डिवाइडेड बाय न्यू एक्सचेंज रेट, आफ्टर 1 ईयर में कितना है एक्सचेंज रेट? 88 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 100 मिलियन USD। ओके। तो गाइस आप देख सकते हो कि भाई 1 साल पहले भी हमारा 100 मिलियन ही था और अभी भी 100 मिलियन ही है, तो गाइस इसका प्रॉफिट कितना होगा? 0। ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपका बन जाएगा फाइनल USD वैल्यू 100 माइनस इनिशियल USD वैल्यू 100, तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो इसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो 0 बन जाएगा। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर, ठीक है 1 ईयर, तो मैंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट इन INR गाइज विथ इनिशियल एक्सचेंज रेट के साथ मैंने इसको निकाला, और आफ्टर 1 ईयर में इसका कितना टोटल अमाउंट बनेगा? 8800। फिर गाइज इसको अगेन कन्वर्ट कर दो USD में विथ फाइनल एक्सचेंज रेट, तो ये हमारा बन जाएगा 100। तो पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं। ठीक है। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ पे आपको गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द केंशियन थ्योरी, तो इसको अरेंज करना है बेस्ड ऑन द केंशियन थ्योरी। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट है। लेवल ऑफ एग्रीगेट इनकम राइजेस इन द केंशियन वर्ल्ड्स, एग्रीगेट सेविंग एज अ फंक्शन ऑफ GDP, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस, फिजिकल डेफिसिट राइजेस गिवन द रेवेन्यू रिसिप्ट, और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है। गाइस आप खुद सोचो कि किसी भी इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा तो गवर्नमेंट का गाइस क्या होगा कि भाई इसका फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा खर्च करोगे गाइस तो आप डेफिसिट में आ जाओगे ना। तो सिमिलरली गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगा तो भाई उसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने खर्च तो किया ना, तो जब खर्च करेगा तो लोगों के पास इनकम आएगा। ठीक है। तो हमारा एग्रीगेट इनकम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और गाइस जब एग्रीगेट इनकम बढ़ेगा तो भाई हमारा एग्रीगेट सेविंग भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंपल। तो पहले क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद B। ठीक है। तो CDAB, CDAB गाइस ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। सिंपल। ठीक है। तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ती है तो इससे क्या होगा कि भाई हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने खर्च किया तो भाई उस कंडीशन में फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से। ठीक है। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ा गाइस तो प्रोडक्शंस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो एग्रीगेट इनकम राइज हो जाएगा।
ठीक है। और जैसे ही गाइस इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट सेविंग क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये भी हमारा इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, स्पेंडिंग, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, एग्रीगेट इनकम इंक्रीज होगा और एग्रीगेट सेविंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, सॉरी गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 आपको यहाँ पे गिवन है कि सपोज अ स्मॉल कंट्री इम्पोजेस ऑन इम्पोर्ट टैरिफ। ठीक है, इम्पोर्ट टैरिफ ऑन अ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा गलत है? अगर कोई एक स्मॉल कंट्री इंपोर्ट पे अगर टैरिफ लगाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द गुड्स विल डिक्रीज होगा, या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस फ्रॉम द गुड्स विल डिक्रीज, प्रोड्यूसर सरप्लस फ्रॉम द गुड्स विल इंक्रीज, या फिर डिक्रीज इन द क्वांटिटी इंपोर्टेड। ठीक है, तो गाइस आप खुद सोचो कि अगर कोई कंट्री भाई इंपोर्ट पे अगर टैरिफ लगाएगा तो क्या होगा कि भाई प्राइस बढ़ जाएगा ना। अगर आप टैरिफ लगाओगे तो उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और गाइस कंज्यूमर क्या चाहता है कि भाई हम कम से कम प्राइसेस को खरीदें, बट प्राइस इंक्रीज हो गया है तो अब आपको खरीदना होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस तो गाइस डिक्रीज होगा। ये तो बिल्कुल सही है, कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम द गुड्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंज्यूमर सरप्लस तो गाइस डिक्रीज होगा क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गया ड्यू टू टैरिफ, तो कंज्यूमर हैव टू पे मोर टू और रिड्यूस देयर कंजम्पशंस। दिस लीड टू लॉस इन द कंज्यूमर सरप्लस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं बात करूं कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होगा या फिर नहीं, तो गाइस जैसे ही टैरिफ लगा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर गाइस बेनिफिट हो गया, बेनिफिट्स बिकॉज द टैरिफ मेक द इंपोर्टेड गुड मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और गाइस जब ये मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो उसका कॉम्पिटिशन्स कम हो जाएगा, सो हायर प्राइस अलाउ द लोकल प्रोड्यूसर टू सेल मोर एट अ हायर प्राइस। तो भाई ये हायर प्राइसेस में बेचेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होगा। तो ये भी सही है कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, डिक्रीज इन क्वांटिटी इंपोर्टेड, गाइस नहीं। अच्छा, डिक्रीज इन क्वांटिटी इंपोर्ट, तो ये भी गाइस बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब प्राइस हाई हो जाएगा ड्यू टू टैरिफ तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, क्योंकि भाई प्राइसेस ज़्यादा है, सो दिस लेड टू बी डिक्लाइन इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड इंपोर्टेड। तो भाई क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है आपका, ये वाला प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज नहीं, गाइस ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टैरिफ हेल्प करता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स, सो देयरफॉर प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीजेस। गाइस लेट्स से कि दो प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर ये है और एक प्रोड्यूसर ये है, और इसके पास गाइस काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है, तो ये दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है। लेट्स सपोज कि भाई ये थोड़ा सा गरीब प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसके पास उतनी वेल्थ नहीं है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ को इंपोर्ट कर पाए फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अगर टैरिफ इंपोर्ट होगा गाइस तो भाई ये तो वेल्दी है, तो ये तो गाइस उस सामान को मंगा लेगा दूसरे कंट्री से आफ्टर टैरिफ। बट गाइस इस प्रोड्यूसर के पास भाई उतना वेल्थ नहीं है, तो ये टैरिफ इंक्रीज हो गया तो भाई प्राइसेस भी बढ़ गया, तो अब ये उतना क्वांटिटी को गाइस इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो अब इसके पास ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, तो मार्केट में गाइस इस फर्म्स के जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा सेल होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, मोनोपोली बन जाएगा। तो ये क्या कर पाएगा गाइस, उस कंडीशन में प्राइसेस को डेविएट कर सकता है। तो गाइस जब प्राइस डेविएट होगा तो प्रोड्यूसर को फायदा है, तो यहाँ पे उसकी सरप्लस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो होगा नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर सरप्लस फ्रॉम द गुड्स विल डिक्रीज। ठीक है, इसको गाइस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ गाइस मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ओके,
मूव टू क्वेश्चन नंबर 43 गाइस, आपको यहाँ पे गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम कम डाउन, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम डाउन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रेट कम्स डाउन, रेपो रेट और द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट राइज। तो गाइस आप खुद सोचो कि अगर सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा लोन महंगा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट फॉल होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शंस फॉल हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड वैसा ही है तो हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। तो गाइस इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीयूटी में। तो वही चीज़ है कि अगर जब गवर्नमेंट रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो भाई लोन महंगा हो जाएगा, और जब जैसे लोन महंगा होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कम्स डाउन। गाइस इंटरेस्ट रेट हाई हो गया ना, तो जो बोरोअर है अब वो तो एक्सपेंसिव हो गया उसके लिए, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर लेगा ना, इन्वेस्टमेंट को कम कर लेगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों को काम मिलेगा नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, इनकम भी घट जाएगा। तो गाइस जब एम्प्लॉयमेंट घट गया, इनकम घट गया, क्योंकि भाई जो सेलर है उतना अब वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो सप्लाई तो घट जाएगा ना, बट डिमांड तो एज इट इज़ है। तो सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन रेट कम्स डाउन। ओके, तो वही है कि विथ लोअर इनकम एंड स्पेंडिंग डिमांड इन द इकोनॉमी वीकनेस रिड्यूसिंग द डिमांड पुल इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या बन गया, DBAC, DBAC क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना गाइस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 आपको यहाँ पे गिवन है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 बुक एंड ऑथर प्रपोज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मनी सप्लाई इज एक्सोजेनसली गिवन, मनी सप्लाई इज डिमांड ड्राइवन एंड क्रेडिट लेड, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है कि पोस्ट केंशियन स्कूल्स, सेज लॉज, मोनेटरिस्ट और न्यू क्लासिकल। ठीक है, तो गाइस मनी सप्लाई एक्सोजेनसली गिवन होना चाहिए। ये किसका था, मोनेटरिस्ट का था। ठीक है, ये आपका मोनेटरिस्ट का था। मिल्टन फ्रीडमैन बिलीव दैट कि भाई मनी सप्लाई जो है ना वो डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट इज एक्सोजेनस। तो ये आपका मैच हो जाएगा मोनेटरिस्ट। ठीक है, तो ए मैच विथ 3, तो ए मैच विथ 3 गाइस, यहाँ पे ए मैच विथ 3, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सिमिलरली मनी सप्लाई इज डिमांड ड्राइवन एंड क्रेडिट लेड। तो गाइस ये आपका पोस्ट केंशियन का था, तो ये मैच हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, तो ये पोस्ट केंशियन आर्ग्यू दैट कि मनी सप्लाई इज एंडोजिनस, मीनिंग इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड फॉर credit. Bank creates money through the lending rather than being controlled strictly by the central bank. ठीक है, तो ये मैच हो जाएगा इसके साथ। गाइस रैशनल एक्सपेक्टेशन हमें तो पता है। ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन हमारा बन जाएगा न्यू क्लासिकल स्कूल्स। तो न्यू क्लासिकल स्कूल particularly in the new classical economics emphasizing the rational expectation where individuals form expectation based on the available informations and the market adjusts quickly। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो जाएगा न्यू क्लासिकल के साथ, और ये मैच हो जाएगा गाइस, ये तो पता है कि भाई सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, तो ये सेज लॉज जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 4। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 45 आपको यहाँ पे गिवन है कि फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट्स, और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे गिवन है ऑथर, थिंकर और नेम ऑफ द थ्योरी। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट,
फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू डेफिसिट्स। ओके, तो गाइज हमें पता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो फिजिकल डेफिसिट है गाइज वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट को गाइज हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चाहे आप ये बोलो या फिर ये बोलो। गाइज जब मैं इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो एक बहुत बड़े गाइज इकोनॉमिस्ट भी है, आप शायद उसका नाम सुने होंगे, भानुमूर्ति सर, NR भानुमूर्ति सर, अभी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर है। तो गाइज जो है मैं उससे पढ़ा हूँ, तो जब भी वो फिजिकल डेफिसिट का गाइज बात करता था ना, तो वो इस इक्वेशंस पे जाता ही नहीं था, वो ऑलवेज इस इक्वेशंस पे बात करता था कि फिजिकल डेफिसिट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और गाइज उसका जो लेक्चर होता था ना जब हम लोग पढ़ते थे, तो एक PPT पे गाइज उसका 2 लेक्चर होता था, और पूरे टीचर्स उसके लेक्चर को सुनता था। जब वो इंडियन इकोनॉमिक्स से गाइज क्लासेस लिया करता था, तो टीचर जो फैकल्टी आके सुनता था उसके लेक्चर्स को। इतना इंटरेस्टिंग इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। आप गाइज कभी सर्च करना, डेली उसका एक आर्टिकल्स, तो चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, हिंदू हो, मतलब उसका आता ही है। ठीक है, बहुत बड़े गाइज इकोनॉमिस्ट है। और आई थिंक गवर्नमेंट कुछ कमीशंस में एक पार्ट भी है सर। ओके, सर का नाम है NR भानुमूर्ति सर, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर है अभी। ओके, ओके गाइस, तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 40, हाँ ये वाला 45। तो गाइस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू डेफिसिट्स। ठीक है, तो गाइस ये मैच हो जाएगा आपका इसके साथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू डेफिसिट्स, ये मैच विथ 4। ठीक है, ये मैच विथ 4। तो गाइस आप देख सकते हो कि 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 और 4 तो कैंसिल हो गया। ठीक है गाइस, प्राइमरी डेफिसिट आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्राइमरी डेफिसिट आपका होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये आपका यहाँ पे गिवन है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये हमारा मैच हो गया यहाँ पे, बी मैच विथ 3। तो गाइस यहाँ पे है बीच में मैच विथ 3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली रेवेन्यू डेफिसिट गाइस, रेवेन्यू डेफिसिट आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और करंट अकाउंट डेफिसिट गाइस आपको तो पता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका मैच हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 आपको गिवन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द केस ऑफ पब्लिक गुड्स। Public goods are non-divisible. Public goods are non-excludable. Whatever government purchases is called the public goods. Whatever the public consumer is called the public goods. ठीक है, और यहाँ पे हमें चूज करना है करेक्ट आंसर को। ओके, तो गाइस हमें पता है ना कि पब्लिक गुड्स क्या होता है, नॉन ड्राइबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, नॉन ड्राइबल का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो उसके कंजम्पशन से दूसरे पर्सन को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर्स, दैट इज द नॉन ड्राइबल। सिमिलरली नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट। ठीक है गाइस, पब्लिक गुड्स आर नॉन डिविजिबल, बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम बात करें कि नेशनल डिफेंस हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, क्लीन एयर हो गया, तो ये हमारा पब्लिक गुड्स है। और गाइस इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते ना इनटू इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्किल, कि भाई जैसे कोई लाइट है गाइस, स्ट्रीट लाइट,
ठीक है, लाइट। तो इसको तो हम डिवाइड थोड़ी ना कर सकते कि हाँ भाई थोड़ा तुम लो थोड़ा तुम लो, नहीं, cannot be divided into the individual unit of skill. So public goods are not divisible. So this is true. Okay. Similarly, public goods are non-excludable. guys बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि भाई पब्लिक गुड्स क्या नॉन एक्सक्लूडेबल है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। वाट एवर गवर्नमेंट परचेज इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स, क्या हम लोग उसको पब्लिक गुड्स बोलेंगे? बिल्कुल गलत, क्योंकि गाइस गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। डिफेंस क्या हमारा पब्लिक गुड्स है, लेकिन जो पुलिस यूनिफॉर्म्स है आर नॉट। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली व्हाट एवर द पब्लिक कंज्यूम इज कॉल्ड द पब्लिक गुड्स, बिल्कुल गलत गाइस। फूड हो गया, कार हो गया, क्लोथिंग हो गया, तो गाइस ये तो प्राइवेट गुड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली ए एंड बी, तो ऑप्शन 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना गाइस। ओके ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। ऑर्डर द फॉलोइंग कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इन ईयर 2022 फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया। ठीक है, तो गाइस नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, तो अगर मैं देखूं गाइस तो रशिया सबसे ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद इंडिया। तो CABD, CABD ऑप्शन ए। ठीक है, तो गाइस ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट में आपको गाइस यहाँ पे अरेंज करना था। और गाइस वैसे भी आपको पता है ना कि भाई चाइना तो इंडिया से गाइस ज़्यादा ही होगा, ब्राज़ील भी ज़्यादा ही होगा इंडिया से, रसिया भी ज़्यादा ही होगा इंडिया से, तो सबसे कम गाइस इंडिया होगा। तो डी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे हो गया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बचा ये 3। ठीक है, अब गाइस इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो कि भाई इसमें से सबसे डेवलप रशिया है, तो जो है रसिया कहीं आएगा फर्स्ट में, तो सी आपका यहाँ पे आ गया, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको डेटा गाइस पता नहीं भी है तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अप्लाइड करोगे तो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 48। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। Procurement of food grain by the Food Corporation of India, productions of food grain in the agriculture sector, distribution of food grain through fair price shops, minimum support price of food grain are decided. Choose the correct answer from the options given below. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें से बताना है कि अच्छा इसको अरेंज करना है, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ओके गाइस, हमें पता है ना कि पहले MSP डिसाइड होता है, MSP डिसाइड करने के बाद देन फार्मर जो है फिर फूड प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करता है। तो पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होता है, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शंस होता है फूड ग्रेन का। और गाइस जब प्रोडक्शंस हो गया तो फार्मर गाइस उसको बेचेगा, तो उसको खरीदेगा कौन? भाई गवर्नमेंट। तो फूड ग्रेन को प्रोक्योरमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब गवर्नमेंट ने गाइस उसको खरीद तो लिया, अब उसको बेचेगा भी ना, तो बेचेगा कहाँ पे? फेयर शॉप में। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा फूड ग्रेन का थ्रू अ फेयर शॉप। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो पहले क्या हो जाएगा? DBAC, DBAC, DBAC गाइस यहाँ पे है ऑप्शन 4। ठीक है, तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले क्या होता है कि MSP डिसाइड होता है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शंस होता है फूड ग्रेन का, फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करता है? उसको खरीदता है FCI के थ्रू और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थ्रू अ फेयर शॉप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा DBAC ऑप्शन 4। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे आपको गिवन है कि कॉस्ट फंक्शंस, ठीक है, कॉस्ट फंक्शंस आपको गिवन है और अरेंज करना है आपको टोटल कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट को, एवरेज फिक्स कॉस्ट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर व्हेन Q इक्वल टू 2। ठीक है, जब Q का वैल्यू 2 होगा देन उस कंडीशन में हमें इसे अरेंज करना है। ओके, तो गाइस अगर आपको टोटल कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट अगर आपको पता है Q³ प्लस Q² प्लस Q प्लस 1,
ठीक है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट है, फाइन, ओके। बट क्यू का वैल्यू गाइस आपको 2 लेना है, तो यहाँ पुट करो, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 15, ठीक है, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 15 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हमारा बन गया 15, ओके फाइन। गाइस टोटल कॉस्ट आपको पता है, दैट इज क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो गाइस हमें पता है कि भाई ये हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, ठीक है। बट हमें क्यू का वैल्यू लेना 2, तो यहाँ पुट करो 2, तो एम सी इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो इसका वैल्यू आएगा 17, तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया 17, ठीक है। टोटल कॉस्ट था 15, मार्जिनल कॉस्ट आ गया 17, ठीक है। गाइस एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट आपको पता है 15 और आउटपुट का वैल्यू है आपका 2, नॉट 12, 15, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 7.5, ठीक है, 7.5, फाइन। अब आपको क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। दिस फिक्स कॉस्ट, तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट पता है, पुट क्यू इक्वल टू 0, तो क्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 ही हमारा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट होगा। गैस फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि जब अगर आपका आउटपुट 0 है तो उस केस में आपका कितना कॉस्ट आ रहा है, वही हमारा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम यहाँ फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो पुट क्यू इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो फिक्स कॉस्ट हमारा हो गया कितना, 1। तो अगर मुझे निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो फिक्स कॉस्ट 1 है डिवाइडेड बाय आउटपुट, मतलब क्यू का वैल्यू 2 है, तो ये 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब 0.5 आ गया, ठीक है, 0.5 हो गया। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि AFC का वैल्यू 0.5 है, ओके, और एवरेज कॉस्ट का वैल्यू 7.5 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज कॉस्ट का वैल्यू 7.5 है, और उसके बाद है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का वैल्यू 15 है, तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू है 15, और उसके बाद है हमारा मार्जिनल कॉस्ट 17, तो मार्जिनल कॉस्ट है 17। तो गाइस इसको आप अरेंज तो कर ही सकते हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, AFC, फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट, फिर उसके बाद MC। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, AFC AC, जस्ट ऑर्डर इट गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ADBC, AFC, फिर उसके बाद आ जाएगा AC, AD B एंड C, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 आपको यहाँ पे गिवन है कि अज्यूमिंग x इज अ होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अरेंज द अबव 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग का मतलब गाइस बड़ा से छोटा आपको यहाँ पे अरेंज करना है, विद द लार्जेस्ट फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट लास्ट, 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/1 प्लस x, 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। गाइस लेट्स से कि मैं इसको एज्यूम कर लिया कि भाई ये A के इक्वल है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई ये B के इक्वल है, इसको एज्यूम कर लिया कि भाई ये C के इक्वल है, और इसको एज्यूम कर लिया कि भाई ये D के इक्वल है। एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। तो गाइस अगर x की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो आप क्लियरली बोल पाओगे कि भाई 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/x स्क्वायर। क्योंकि गाइस डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो 1 बाय डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ये वाला ज़्यादा है ना, तो 1/x स्क्वायर ये कम होगा एज कंपेयर टू दिस। और ये क्या है, ए है, मैंने इसको ए एज्यूम किया है ना, तो ए इज ग्रेटर देन बी, दैट्स यू ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ओके गाइस। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई 1/1 प्लस एक्स और 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो कहीं सेम चीज है बट यहाँ पे इसका स्क्वायर है, मतलब ये ज़्यादा है, बट ये डिनोमिनेटर पे तो ये वैल्यू कम होगा इसके कंपेयर में, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा। और ये वैल्यू को मैंने क्या एज्यूम किया कि भाई ये वैल्यू सी है, तो इसका मतलब है कि सी इज ग्रेटर देन डी। और अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी, तो गाइज ये तो हमें मालूम चल गया कि भाई ये बी से बड़ा है और सी भी जो है सी डी से बड़ा है, ठीक है। बट गाइज इतने इंफॉर्मेशन से तो फिर आप अरेंज नहीं कर पाओगे, आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप इसको अरेंज कर पाओगे, ठीक है, ओके फाइन। तो गाइज अगर मैं कंपेयर करूं इसको 1/x स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है, ठीक है, एक्स प्लस 1 है। तो गाइज अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 एज्यूम करें तो ये वैल्यू ऑलवेज बड़ा होगा ना। आप कोई सा भी वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, 3 पुट करो तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 + 1 4, 2 पुट करो 4 3, कोई सा भी वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू ऑलवेज बड़ा होगा x + 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस कि ये वैल्यू बड़ा है, ठीक है, और ये वैल्यू छोटा है, तो जो छोटा है ये डिनोमिनेटर पे है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 1/1 प्लस एक्स को हमने क्या एज्यूम किया था, c, तो इसको हम लोग लिख लेंगे c, और 1/x स्क्वायर क्या है, b, तो ये हमारा बन जाएगा b, ठीक है। तो अब हमें गाइज ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से मालूम चल गया कि भाई जो c है ना वो b से बड़ा है, c जो है b से बड़ा है, ठीक है, ओके गाइज। सिमिलरली अगर मैं a और c को अगर मैं कंपेयर करूं, a और c को अगर मैं कंपेयर करूं, तो गाइज a मैंने क्या एज्यूम किया है, 1/x, तो ये मेरा बन जाएगा 1/x, और c को गाइज मैंने क्या एज्यूम किया है, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स। गाइज आप तो ये कॉमन सेंस आप लगा ही सकते हो, ठीक है। तो x और x + 1 में भाई ये वाला टर्म्स ऑलवेज बड़ा होगा, तो जब ये बड़ा है ये डिनोमिनेटर पे, तो ये टर्म छोटा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a इज ग्रेटर देन c, a इज ग्रेटर देन c। तो गाइस अब आपको 4 इंफॉर्मेशन मालूम चल गया कि भाई c इज ग्रेटर देन d, a इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन b, और a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो गाइस अब अगर हम लिखें यहाँ पे कि a इज ग्रेटर देन b और c इज ग्रेटर देन b, ठीक है, b इज लेस देन c, c इज ग्रेटर देन d, c इज ग्रेटर देन d, और लास्ट क्या है, a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो गाइज आप देख रहे हो कि भाई a b से बड़ा है, b c से छोटा है, और c d से बड़ा है, a जो है c से बड़ा है। तो ये पहले क्या बन जाएगा, a, उसके बाद आ जाएगा c, उसके बाद आ जाएगा b, उसके बाद आ जाएगा d, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ACBD, ACBD। तो ACBD गाइस आप देख सकते हो कहाँ पे, ऑप्शन 1 में ACBD,
ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 आपको गिवन है कि सपोज x टेक्स द वैल्यू -10 एंड 20 विथ प्रोबेबिलिटी 1/10 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट EX स्क्वायर। ठीक है गाइस, हमें पता है ना EX स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स। मैंने गाइस स्टेटिस्टिक्स वाले सीरीज में डिटेल में डिस्कस कर रखा है इस चीज़ों को। तो EX स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स बोलो या फिर प्रोबेबिलिटी बोलो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, फाइन। और गाइज यहाँ पे गिवन है कि x टेक्स द वैल्यू -10, तो जब x इक्वल टू -10 है तो भाई x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। और दूसरा वैल्यू क्या है, 20 है, तो x इक्वल टू 20, तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 20 स्क्वायर मतलब 400। ठीक है, तो गाइज अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, जस्ट फॉर्मूला पे पुट करो। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स का वैल्यू 10 है बट हम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 100, तो उस केस में हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। तो 100 इंटू 1/4 प्लस जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 400 है तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। तो क्या बन जाएगा, 400 इंटू 3/4। इसको क्या सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 325। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंपल। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 52 आपको यहाँ पे गिवन है कि इफ y इक्वल टू 20 प्लस 10x देन द वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। गाइस हमें पता है ना एक फॉर्मूला कि वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू, अगर आपको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स अगर आपको गिवन हो, देन अगर मुझे पूछा जाए कि भाई वेरिएंस ऑफ y बताओ, तो वेरिएंस ऑफ y होता है b स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो गाइस सेम चीज आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई y इक्वल टू 20 प्लस 10x, 20 प्लस 10x। गाइस सेम चीज, इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a हमारा बन गया 20, b बन गया 10, और हमें फॉर्मूला पता है कि वेरिएंस ऑफ y क्या होता है, b स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या 10 है, तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा 100 इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो क्लियरली गाइज आप देख सकते हो कि भाई ऑप्शन ए में आपको गिवन है 100 इंटू वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, 100 इंटू वेरिएंस ऑफ x, सिंपल। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 53 गाइस आपको गिवन है कि लेट y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ओके, पे पावर e पे पावर a प्लस बी एक्स। तो आपको गिवन है कि y इक्वल टू e पे पावर a प्लस बी एक्स। गाइस सिंपल इसका डेरिवेटिव पूछा गया कि भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो गाइस e पे पावर समथिंग अगर कुछ रहे ना वो सेम डेरिवेटिव होता है। तो e पे पावर a प्लस बी एक्स, अब यहाँ पे चेन रूल हो जाएगा, तो चेन रूल करके क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b इंटू ई पे पावर a प्लस बी एक्स, ऑप्शन 3, सिंपल। ओके, तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट। गाइज आपको ये पता है ना कि अगर y इक्वल टू ई पे पावर x रहा तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम होता है। सिमिलरली अगर y इक्वल टू ई पे पावर 2x रहा तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सेम। और उसके बाद चेन रूल, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो सेम चीज वही चीज तो यहाँ पे की। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 54, द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, लॉरेंज कर्व, फिलिप कर्व, स्लाफर कर्व या कुजनेट कर्व। गाइस ये तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये आपका कुजनेट कर्व।
ठीक है, जो कि प्रपोज किया गया साइमन कुजनेट के द्वारा, और इन्होंने एक रिलेशनशिप को बिल्डअप किया था कंट्रीज पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वालिटी के बीच में। ठीक है, तो एट अ लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट इनइक्वालिटी इज रिलेटिवली लो बिकॉज मोस्ट पीपल्स आर सिमिलरली पुअर। So as the economy develop and industrialize, inequality increases because the wealth accumulates among those who benefit from the industrial growth while others remain in the lower income sectors. So higher level of development, inequality decreases. Okay, higher level of development inequality decreases as wealth is spread more evenly due to the policy like प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, इंक्रीज एजुकेशन। ठीक है, तो गाइस हमें पता नहीं इन्वर्टेड यू शेप का जो आता है। ठीक है, तो ये साइमन कुजनेट के द्वारा दिया गया हुआ है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 4। गाइस फिलिप कप्स तो होगा ही नहीं, सिमिलरली लाफर कप्स तो गाइस होगा ही नहीं। ठीक है, लाफर कप्स गए टैक्स रेट से था, और लॉरेंस कप तो होगा ही नहीं। ठीक है, लॉरेंस कप्स आपका इनइक्वालिटी के बेसिस पे मेजर्स करता है। ठीक, कुजनेट कप्स हो गया। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 आपको गिवन है कि अ डाइस इज rigged in a way that each odd number is twice as likely to occur as each even number. When a dice is rolled, what is the probability that the outcomes is greater than 3? 2/3, 1/3, 5/9 and 4/9. गाइस मैं बताना चाहूंगा कि सेम क्वेश्चन गाइस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ स्टेटिस्टिक्स वाली सीरीज पे। आप देख सकते हो कि डे 6 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज जो मेरा गाइस सीरीज है कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का, तो सेम क्वेश्चन गाइस सीयूटी 2024 में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है गाइस ये मिलर एंड मिलर बुक्स के हैं, मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ पूरे डिटेल में। तो गाइस आप देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन जो है आपको सीयूटी 2024 में पूछा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चंस, और सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप गाइस यहाँ पे डे 6 वाले लेक्चर्स पे जाके देख सकते हो, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके, तो गाइस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि अगर डाइस को गाइस आप उछालोगे तो भाई कुछ भी वैल्यू आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। और यहाँ पे गिवन है कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर गाइस यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर और 5 इज ऑड नंबर, और 2, 4, 6 क्या हमारा इवन नंबर है। ओके फाइन, ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज ईच इवन नंबर। तो लेट सपोज कि अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी p है तो इसका क्या हो जाएगा 2p। सेम चीज गाइज मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे बता रखा है कि अगर इसकी वैल्यू w है, इवन नंबर का अगर वैल्यू w है तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ऑड नंबर ट्वाइस है इवन नंबर का, तो ये क्या बन जाएगा 2w, ये भी क्या बन जाएगा 2w, ये भी क्या बन जाएगा 2w। ठीक है, तो गाइस टोटल क्या बन जाएगा, टोटल व्हाट इज द टोटल वैल्यू, w प्लस 2w प्लस 2w प्लस w प्लस 2w प्लस w, तो 2 2 4 6 7 8 9, तो ये बन जाएगा 9w, दैट इज योर टोटल। ठीक है, टोटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल आउटकम्स इज 9w। बट गाइज हमें हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि ग्रेटर देन 3। ओके, ग्रेटर देन 3, तो गाइज ग्रेटर देन 3 में क्या क्या आ गया, ये वाला आ गया 4 5 6। ग्रेटर देन 3 में क्या आ गया 4 5 6, और इसका वैल्यू क्या है w प्लस 2w प्लस w, तो टोटल आ गया 4w। तो गाइज अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, 4w डिवाइडेड बाय 9w, तो w कैंसिल, ये क्या बन गया 4/9। ठीक है, 4/9, तो क्लियरली आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है गाइज, इसीलिए जो मैं स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन जो सीरीज करा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि गाइज ये बहुत सारे बुक्स के कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, और अब आपके सामने गाइज प्रूफ है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस जो है रिपीट हुआ है बुक्स का। ठीक है,
Okay guys, move to next question. Question number 56. In how many ways can 10 economists attending a conference be accommodate in 2 triple sharing and 2 double sharing hotel rooms? Guys, ये भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डे 4 में. सेम क्वेश्चन मिलर एंड मिलर बुक्स का है, मैंने डिटेल में इसको गाइस डिस्कस किया है. तो आप देख सकते हो गाइस कि 2 क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेम क्वेश्चंस जो है आपको पूछा गया था 2024, और ये दोनों क्वेश्चंस गाइस बुक्स के प्रॉब्लम है, मिलर एंड मिलर का. ठीक है, सेम क्वेश्चन डे 4 में स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन में. ठीक है, सेम क्वेश्चन गाइस, डेटा भी चेंज नहीं हुआ है, सेम क्वेश्चन 7 बिजनेसमैन ओके एंड असाइन टू 1 ट्रिपल एंड 2 डबल रूम. सी सेम क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पर 10 इकोनॉमिस्ट है और यहाँ पे हमारा 7 था. ओके, 2 ट्रिपल एंड 2 डबल. ठीक है, 2 डबल एंड 1 ट्रिपल. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर डेटा अलग है. ओके, बट क्वेश्चन इज सेम. ओके ओके गाइज, मैंने बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस रहा तो यहाँ पे क्या है, 10 इकोनॉमिस्ट है तो ये क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल गाइज 1 ट्रिपल रूम. ठीक है, तो ये हमारा, और यहाँ पे क्या हमारा 2 ट्रिपल रूम. ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 2 डबल रूम. ठीक है, 2 डबल रूम है, सॉरी यहाँ पे 2 ट्रिपल है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 डबल रूम है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा. ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन जो है ना बेस्ड है इस थ्योरम पे, ये वाला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो सिमिलर है ना उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, r फैक्टोरियल इंटू r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, जो सिमिलर है. तो गाइज यहाँ पे जो 2 ट्रिपल रूम है ना, तो जो ट्रिपल रूम है गाइज वो तो सेम ही होगा ना. तो जो अलाइक है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं. तो इसीलिए गाइज ये 10 था, 10 को अरेंज करना था गाइज, तो आप 10 को अरेंज कर पाओगे 10 फैक्टोरियल से. तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 ट्रिपल रूम है तो 2 अलाइक है तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली 2 डबल रूम है तो गाइस 2 डबल रूम सेम ही होगा, तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो इसका आई थिंक आंसर आएगा 210. ठीक है, और गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप डे 4 में चले जाना, मैंने डिटेल में विथ प्रूफ विथ थियरी विथ थियोरेटिकल के साथ गाइस मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 57 गाइज, यहाँ पे आपको गिवन है कि सपोज वी हैव 3 कॉइन्स, द फर्स्ट कॉइन्स हैज हेड्स ऑन बोथ साइड, द सेकंड कॉइन हैज टेल ऑन बोथ साइड्स, थर्ड कॉइन हैज हेड ऑन वन साइड एंड टेल ऑन सेकंड साइड्स. One coin is randomly selected and tossed. The upper side of this coin, okay, turn out to be a head. What is the probability that the other side of the coin is tail? ठीक है, okay, fine. So guys, let's say कि C1 indicates the event choosing the first coin. ठीक है, C1 be the event choosing the first coin. Okay. Similarly, C2 is the event choosing the second coin. और गाइस ये टेल है तो भाई दोनों टेल ही आएगा, टेल टेल. एंड C3 गाइस क्या है हमारा, वन कॉइन इज रैंडमली सिलेक्टेड एंड टॉस, थर्ड कॉइन हैज वन साइड क्या इसका हेड है और दूसरी साइड क्या इसका टेल है. ठीक है, तो one coin is randomly selected and tossed. The upper side of his coin turn out to be head. ठीक है, तो अपर साइड तो हेड है, दैट इज फिक्स. तो इसके बाद हमें टेल निकालना है कि भाई अदर साइड टेल होना चाहिए, तो दैट इज माय C3 इवेंट्स. ठीक है, तो गाइज ये मेरा कुछ इवेंट्स बन गया, C1 C2 C3. तो गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या हो जाएगा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 क्या हो जाएगा 1/3,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, 3 इवेंट है गाइस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। फाइन। तो अगर गाइस मैं निकालूंगा इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग हेड गिवन दैट कि भाई वो C1 होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे तो हेड गाइस दोनों हेड ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा हेड आने का, भाई 1 होगा, श्योर है ये, तो ये तो 1 ही आएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चूजिंग दी C2 इवेंट्स, गाइस C2 में तो दोनों टेल है ना, क्योंकि सेकंड क्वाइन में क्या है कि दोनों टेल है बोथ साइड, तो यहाँ पे तो हेड आ ही नहीं रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चूजिंग इवेंट 3, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 1/2। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना हो तो गाइज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H कंडीशन C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन C2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन C3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C3। गाइस सारे वैल्यूज आपको पता है, जस्ट पुट करो यहाँ पे, जस्ट पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ H डिवाइडेड बाय C1 1 है, तो 1 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ H मिल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ H आपको मालूम चल गया कि भाई ये 1/2 के इक्वल होगा, बट गाइज हमें यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर साइड ऑफ दिस कॉइन इज टेल। ठीक है, अदर साइड टेल होना चाहिए गिवन दैट कि भाई वो एक साइड में हेड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 गिवन दैट कि भाई वो ऑलरेडी हेड है वन साइड में। तो कैसे हमें फार्मूला पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई C3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H। गाइस सारे वैल्यूज आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई 3 H बाई C3 दैट इज 1/2, तो पुट करो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3। ठीक है, तो गाइज देख सकते हो कि ऑप्शन 2 जो है आपका 1/3 है गिवन। तो सिंपल गाइज ये बेस थ्योरम पे आपका बेस्ड था। आपको गिवन है कि भाई 3 क्वाइन है, फर्स्ट क्वाइन है कि जिसमें दोनों साइड हेड है, दोनों साइड हेड है, तो मैंने उसको इवेंट मान लिया C1। दूसरा टेल है जो कि दोनों साइड टेल है, तो उसको मैंने मान लिया C2। और तीसरा क्वाइन है जिसमें एक साइड हेड है और दूसरा साइड टेल है, तो उसको मैंने इवेंट मान लिया C3। और 1 क्वाइन को गाइज रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और उसको टॉस किया जाता है, और हमें गिवन है कि भाई जो अपर साइड है ना ऑफ दिस क्वाइन टर्न टू बी अ हेड। ये गिवन है कि अपर साइड ऑफ दिस क्वाइंस टर्न्स टू बी अ हेड। देन उस कंडीशंस में अदर साइड जो है ना, अदर साइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अदर साइड ऑफ दिस कॉइन वुड बी टेल। तो गाइज टेल यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा। तो हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल गिवन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर साइड ऑफ दिस कॉइन इज टेल। अच्छा, अदर साइड गाइज टेल होना चाहिए और फर्स्ट में ऑलरेडी हेड आ जाना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ C3 में आ रहा है, तो मुझे निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 गिवन दैट कि भाई ऑलरेडी हेड आ चुका है, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो वही चीज गाइज है। और हमें इसका फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई C3 इंटू प्रोबेबिलिटी C3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H, और इसी को गाइज हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी हेड। तो गाइस कहाँ से हेड आ रहा है, हेड यहाँ से आ रहा है और हेड यहाँ से आ रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, और गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे या बेस थ्योरम पे, तो गाइस मेरा ये वाला सीरीज पे चले जाना, ये वाला कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन स्टेटिस्टिक सीरीज में
आपको पूरा डिटेल गाइज वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं बेस थ्योरम को। मैंने डिटेल में गाइज बता रखा है, एक एक क्वेश्चन पे गाइज मैंने 15 मिनट्स 20 मिनट तक मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। कंसीडर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p, द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। गाइज आपको पता है ना कि बाइनोमियल का जो वेरिएंस है क्या होता है, एन पी क्यू, और क्यू को हम लोग गाइज क्या लिखते हैं, 1 माइनस पी भी लिखते हैं, तो आपका ये बन जाएगा एन पी क्यू। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 59 आपको गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। In case of a continuous random variable x, the cumulative distributions functions can be obtained by varying out of a derivations of the probability distribution functions with respect to x. Guys, मैंने already statistics वाले सीरीज पे कई बार guys मैंने इसको बता रखा है कि अगर आप cumulative distribution functions निकालते हो continuous random variable में, मतलब ये एफ एक्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी डी टी, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे बात होगा और आपको क्यूमुलेटिव निकालना है, सीडीएफ निकालना है, तो गाइज हम लोग सीडीएफ निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ। बट यहाँ पे आपको पूछा गया कि क्या हम लोग डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं? नो, डिफरेंशिएशन से गाइज हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस हम लोग ऑलवेज इंटीग्रेशन से निकालते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल रॉन्ग, इज इनकरेक्ट। सिमिलरली गाइज अगर मैं ऑप्शन बी में मूव करूं, इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस कैन बी obtained by carrying out a derivation of the probability distribution function with respect to x, ठीक है। तो अगर मुझे कैपिटल एफ एक्स निकालना हो तो क्या हम समेशन करेंगे probability of x equal to t where anything I from x equal to I till 1 to I, ठीक है। गाइस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हो और उस वक्त अगर आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस निकालना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस निकालना है, तो गाइस आप ये वाला यूज करोगे, ये वाला, ठीक है। बट यहाँ पे आपको गिवन है कि आप डेरिवेशंस करोगे। नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। हम लोग निकालते हैं दिस इज ए, दिस इज करेक्ट ऑफ ए, बी का करेक्ट होगा दिस वन, एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। गैस मैंने कई बार बता रखा है, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप मेरे स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन वाले सीरीज पे चले जाना और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाला वीडियो एक बार देखना। तो जितना भी मैंने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे मैंने बात किया है ना, मैं कई बार इस चीज़ों को बोल रखा हूँ कि भाई कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है और डिस्क्रीट में समेशन का साइन यूज होता है, ठीक है। तो ये भी गाइज आपका गलत है। ऑप्शन सी इज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल probability distribution functions can be obtained by a varying out a derivation of the cumulative distribution। गाइज ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर मुझे पीडीएफ निकालना हो तो हम डेरिवेटिव करते हैं सीडीएफ का। ये कब होगा? जब हमारा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, दिस ऑप्शन इज राइट। सिमिलरली ऑप्शन डी, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पीडीएफ फंक्शंस बीन ऑब्टेन बाय कैरिंग आउट अ डेरिवेशन। नहीं गाइस, हम लोग डेरिवेशन से नहीं निकाल पाएंगे जब अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। गाइस मैंने बता रखा है कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहा और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गाइस आपका क्या होता है? क्यूमुलेटिव एट एक्स माइनस क्यूमुलेटिव एट जस्ट उसका एक बैक साइड, ठीक है। तो लेट्स से टिल दिस पॉइंट तक का गाइस प्रोबेबिलिटी ये
क्यूमुलेटिव बन गया, माइनस कर देंगे टिल यहाँ तक का, तो ये वाला जो भी एरिया होगा ना ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स वाला। गाइज मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि वो वाला प्लेलिस्ट में चले जाना, पूरा क्लियर आपको मालूम चल जाएगा, पूरा डिटेल में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी गाइज बिल्कुल गलत, ओनली ऑप्शन सही होगा आपका ओनली सी, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सी इज द ओनली करेक्ट। ओके, सी इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट। ओके गाइज, मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसीडर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ वेरी लार्ज एन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय व्हाट? बर्नौली, पॉइसन, नॉर्मल या फिर हाइपरजोमेट्रिक। गाइज ये क्वेश्चन बेसिकली ड्रॉप कर दिया गया था एनटीए के द्वारा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर एन काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो तो उस कंडीशन में गाइज वो हमारा बन जाता नॉर्मल। बट गाइज ये पॉइजन की तरफ भी मूव कर सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है, पॉइजन एज वेल एज नॉर्मल। ओके, पॉइजन एज वेल एज नॉर्मल, तो दोनों हो सकता है, बट इसको एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। ओके ओके गाइज, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 60 तक, ये रहा पार्ट 2। फिर पार्ट 3 में गाइज जो भी रेस्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। गाइज मैं 1 घंटे में भी 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर सकता हूँ, बट मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ कि आप डिटेल में हर एक क्वेश्चन को गाइज एनालाइज कर पाओ। तो आप देख सकते हो गाइज कि जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक, लगभग 2 घंटा लगा था उसको डिस्कस करने में। तो गाइज जब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप कभी गाइज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि गाइज काफ़ी इफर्ट लगता है वीडियोस को बनाने में, पीपीटीज को तैयार करना, फिर गाइज हमें सॉल्व करना पड़ता है कि अच्छा ये आंसर सही या फिर गलत है, तो काफ़ी टाइम लगता है गाइज एक वीडियोस को शूट करने के लिए। ये नहीं कि इंस्टेंटली वीडियो शूट नहीं होता है। ठीक है, तो गाइज आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गाइस हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करना। ठीक है, ताकि गाइस मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक 2 घंटे गाइस मैं ओनली 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि आप समझ पाओ, आपके लिए ईजी हो। गाइस आप यूट्यूब खोल के देख लेना, अगर इस तरह से कोई भी यूट्यूब चैनल अगर डिस्कस किया हो गाइस तो फिर मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ दूंगा। कोई भी यूट्यूब चैनल गाइस इतने डिटेल डिस्कशंस नहीं करेगा। ठीक है, ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। ओके गाइस, बाय, थैंक यू। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना। ओके ओके गाइस, बाय।